स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुमंत सा। आज की हम क्लास में घटना चक्र के फर्स्ट चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं। घटना चक्र की जो भी लोग कह रहे हैं रिलेवेंसी खत्म हो गई है, वो एक महान भूल की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी जो घटना चक्र की रिलेवेंसी है आज भी बनी हुई है। इस बार का जो भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, इसमें भी घटना चक्र काफ़ी अहम योगदान किया है। बस एक लोग एक्चुअली होता क्या है, जब एक लोग बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो सारे के सारे लोग आज सारे टीचर्स बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ उनकी बात सही है। घटना चक्र बिल्कुल रेलिवेंट है। इस बार भी घटना चक्र से पूरी तरीके से क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस में। देखिए घटना चक्र कहाँ रेलिवेंस नहीं है, इस बात को जरा सा समझिएगा। जो लोग केवल घटना चक्र के क्वेश्चन को देखते हैं, वो लोग थ्योरी वाले घटना चक्र के पुनरावलोकन का नहीं पढ़ते हैं, उन्हें इस बार थोड़ी सी निराशा हुई होगी। बाकी घटना चक्र रेलिवेंस था, रेलिवेंस है और बना रहेगा अभी। और ये घटना चक्र में जो पुनरावलोकन में जो चीज़ें दी गई हैं, एक्चुअली ये कुछ बाहर की चीज़ें नहीं हैं। दरअसल पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, और इसमें जो घटना चक्र है, इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें दी गई हैं। आपको जितने भी टॉपर्स का वीडियो हैं और जो थोड़े से सही तरीके से रिव्यू देते हैं, वो आज भी आप देखेंगे घटना चक्र को विशेष महत्व देते हैं। आपको मैंने आर ओ और जो यूपी पीसीएस 2025 है, इसके लिए टारगेट कराया है, और इस दौरान मैं आपको घटना चक्र पे पूरा का पूरा कवर अप करवाऊंगा। तो आइए समय नष्ट न करते हुए पूरी तरीके से हम लोग घटना चक्र को, पहला टॉपिक हिस्ट्री का जो पाषाण काल है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, पाषाण काल को करते हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैं करवा ले जाऊंगा। तो आज की क्लास जो है इसमें पाषाण काल को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हमने थ्योरी वाले सेक्शन में भी बताया था। देखिए इतिहास में प्रागैतिहासिक काल कौन कालखंड है, तो जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जो होते हैं, उनके लिपि के साक्ष्य तो होते हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण, दुर्बोध यानी जिन्हें पढ़ा ना जा सके, अपठ्य यानी जिन्हें पढ़ाया न जा सका, के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, तो और जब से लिखित विवरण मिलते हैं, वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो यहाँ तीन चीज़ें आपको देखने को मिली। एक मिली प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड था जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, लिपि है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल वो है जब से लिखित विवरण मिलने लगते हैं। यहाँ पे तीन टर्म आपको देखने को मिले। एक मिला आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा मिला आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा मिला आपको ऐतिहासिक काल। तीन टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, जिसमें आहार और जुर्वे संस्कृति भी आती है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी से इस तरह से आरंभ होती है। आद्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी और ताम्र पाषाण सभ्यता को, और प्रागैतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, इसके अंतर्गत हम लोग पाषाणकालीन सभ्यता को देखते हैं। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान आरंभ हुआ था। आपको ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम, आपको ये डेट याद रखना है। पूछा जा रहा है सर्वप्रथम जो 1863 है, 1863 है, इस 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता, वो भी भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। देखिए किस तरीके के टूल्स का प्रयोग किया गया है, किस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया गया है, उसकी अधिकता के कारण, उसके इस्तेमाल के कारण हम लोग जो संपूर्ण पाषाण युग है, जो पूरा का पूरा स्टोन एज है, उसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पुराना होता है सॉरी, इसमें सबसे पुराना होता है पूरा पाषाण काल, फिर होता है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने आपसे कहा कि पाषाण निर्मित जो स्टोन एज है, स्टोन एज को उसमें किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया गया है, उस औजार के इस्तेमाल के आधार पर इनको 3 चरणों में बांट दिया जाता है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, 3 चरणों में इसे बांट दिया जाता है। देखिए
उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल जो पहला वाला होता है, इसे भी जैसे उपकरणों की भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के औजार होते हैं, उसके आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। एक होता है पूर्व पूरा पाषाण काल, इसमें क्रोड उपकरण का प्रयोग किए गए थे। क्रोड यानी कोर वाले जो कठोर पत्थरों के बने होते हैं, उन्हें क्रोड उपकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत हस्त कुठार, खंडक और बिदारनी जैसे औजार आते थे। मध्य पूरा पाषाण काल जो है, इसमें फलक उपकरण मतलब ब्लेड वाले औजार बनाए गए, और उच्च पूरा पाषाण काल जो है, इसमें तक्षनी और खुरचनी वाले उपकरण बनाए गए थे। तो देखिए, आपको जो थ्योरी वाला जो क्लास चल रहा है, उसमें भी ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको इसको समझ में आएगा। उसमें भी हमने आपको बताया था जो जो पूर्व पूरा पाषाण है या निम्न पूरा पाषाण है, उसमें पहले क्रोड वाले उपकरण बनाए जाते हैं, फिर जो मध्य पूरा पाषाण काल होता है, इसमें फलक वाले ब्लेड वाले औजार बनाए गए थे, और जो उच्च पूरा पाषाण काल है, उसमें थोड़े आपको और बेहतर औजार देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता है। फिर है सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो ये आपका मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी जो पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, यहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सोहन घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, आगे है सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरै तथा अतीरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी से बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चेन्नई के समीप बदमदुरै से और अतीरपक्कम से हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर जो छिलने के काम में आएगा इत्यादि हैं। भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है कि वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये प्रश्न आपको आगे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? तो ये एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण थे, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट का परिचय है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। पहला हाथ की कुल्हाड़ी जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही प्राप्त हुआ था और 1863 का समय था, जबकि तमिलनाडु में चेन्नई के निकट जो स्थान है उसका नाम है पल्लवरम। इसी पल्लवरम नामक जगह से इन्हें पहला हैंड एक्स मिला था। उनके मित्र किनके मित्र? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र, उनके मित्र विलियम किंग ने अतीरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। ठीक है, पहले मिलता है पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फूट को, फिर उनके मित्र आपके विलियम किंग को अतीरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। फिर 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एक नया नाम हो गया। पहला नाम आपको मिला रॉबर्ट ब्रूस फूट, दूसरा नाम मिला आपको विलियम किंग, और तीसरा डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में, एक चौथा नाम हो गया, GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन घाटी मिर्जापुर के क्षेत्र में है, तो बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। जो पूर्व पुरा पाषाण काल है, इससे संबंधित बेलन घाटी में 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। पुरा स्थल यानी जो पुराने साइट्स होते हैं, पुराने स्थल होते हैं, उन्हें पुरा स्थल कहा जाता है। पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि की निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। तो ढेर सारे उपकरण तो मिले ही मिले हैं, साथ ही यहाँ पर हड्डियों की बनी हुई, अस्थि की बनी एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है। और कहाँ से? ये भी बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से मिला है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कौशाम्बी संग्रहालय है, उसमें इस मातृ देवी की मूर्ति को रखा हुआ है।
फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल में फलक वाले औजार है, ब्लेड वाले औजार है, इसीलिए इसको फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। जो ब्लेड वाले औजार हैं, इनका निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? तो ये क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे, ये प्राकृतिक रूप से जीवन जीते थे। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। ठीक है। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। पूर्णतः प्राकृतिक जीवन है, अग्नि का प्रयोग भी नहीं है, इसलिए ये कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था यानी शिकार करके खाता था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान भी नहीं था। तो कह सकते हैं जो पूरा पाषाण है, इस पूरा पाषाण में जीवन पूर्णतः प्राकृतिक है। पूर्णतः प्रकृति के शरण में रह करके ये लोग अपना जीवन यापन करते रहते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में ईस्वी में हुई थी। जो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी है, ये सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब ऑर्कीबॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने, इसको CL कार्लाइल, AL कार्लाइल भी बोलते हैं, जब ऑर्कीबॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल क्षेत्र खोज निकाले। तो विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में इन्होंने रॉक पेंटिंग यानी शैल क्षेत्र, गुफाओं की दीवारों पर बने हुए चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार हैं। इस काल के जो औजार थे वो बहुत छोटे छोटे पत्थरों के बने होते थे। तो ये भी CL कार्लाइल महोदय ने यहाँ से 1867 में विंध्यन के क्षेत्र से खोज निकाले थे। ये प्रश्न भी आगे बनेगा, ध्यान रखिएगा। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। जो भारत में हड्डियों का पंजर है, जो अस्थियों की जो पंजर होती है, कंकाल होती है, वो मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है। लंघनाज कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कितने मानव कंकाल मिले हैं? तो 14 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? लंघनाज से। इसके अलावा मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आप देखिए, महदहा से हड्डी और सिंगों के बने हुए औजार मिले हैं। GR शर्मा ने, जो GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, GR शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। तो GR शर्मा बता रहे हैं महदहा में 3 क्षेत्र है, जो झील क्षेत्र, बूचर खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास में बांटा हुआ था। तो GR शर्मा ने वहाँ के कई स्थलों की चर्चा की है। जो एक झील क्षेत्र था जिसमें पानी जमा रहता था, झील क्षेत्र, फिर बूचर खाना जहाँ पशुओं का निवास स्थान, फिर बूचर खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। 3 तरीके में महदहा के क्षेत्रों को इन्होंने बांटा है। बूचर खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। जो बूचर खाना है, बूचर खाना से जहाँ पशुओं को रखा जाता था, यहाँ से हड्डी और शिंगों के बहुत सारे औजार और आभूषण मिले हैं। कहाँ से? तो महदहा से। फिर डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में, महदहा, सराय नहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है, और तीनों के तीनों प्रतापगढ़ में ही हैं। तो कहा जा रहा है महदहा, सराय नहर राय और दमदमा, ये तीनों से स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिलता है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। जो दमदमा में उत्खनन किया गया है, इससे
इसके पश्चिमी और मध्यवर्ती दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 41 मानव शवाधान यानी मानवों के अवशेष जो है जमीन में दफनाए हुए मिले हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है, मतलब जोड़ों में है, और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। टोटल 41 मानव शवाधान है, जिसमें 5 शवाधान जोड़ों में हैं और एक में 3 कंकाल दफनाए गए हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 38 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 48 मानव कंकाल जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। फिर सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है, जो सराय नाहर राय है, इससे एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, सराय नाहर राय में एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाया गया है। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित है, यानी घर के भीतर ही यहाँ कब्र बनाई गई है। कब्रें छिछली और अंडाकार थी, कब्रें छिछली और अंडाकार बनाई गई है। इस तरीके से देख सकते हैं अंडाकार, इस तरीके से आपको कब्र जो है बनाया गया है। कब्र जो है इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। जो विंध्य क्षेत्र का एक जगह है लेखहिया, इस लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से 17 मानव कंकाल मिले हैं। तो कुल मिलाकर मध्य पाषाण काल में अब मानव के धीरे धीरे अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। मानवों के अवशेष मध्य पाषाण काल से देखने को मिलते हैं। तो 17 मानव कंकाल यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश जो है वो क्षत विक्षत अवस्था में है। 17 मानव कंकाल लेखहिया से मिले हैं, तो कुछ सुरक्षित है और कुछ टूटे फूटे हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। तो ओरेगोन विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं जॉन आर लुकास, इनके अनुसार तो लेखहिया जो है, इस लेखहिया में 27 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है तथा बागोड़ जो भीलवाड़ा राजस्थान में है वहां से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो इस काल में मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना पेट पालता था। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। हालांकि तो विंध्य क्षेत्र में भी शैल चित्र मिले हैं, पहाड़ों की गुफाओं पर बने हुए चित्र मिले हैं, लेकिन जो भीमबेटका का प्रागैतिहासिक काल का चित्र है, जो भीमबेटका के गुफाओं के चित्र हैं, वो चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में नजर आते हैं। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। लगभग 700 गुफा है जिसमें 500 में चित्रकारी की हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व की विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। यूनेस्को ने जो भीमबेटका शैल चित्र है उसको विश्व की विरासत सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, विश्व की विरासत सूची में शामिल कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा भीमबेटका के बारे में। आइए अब बात करते हैं आगे। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में अब हम लोग आ चुके हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत आसान है, बस आप इसे थोड़े से धैर्य के साथ आपको पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन कर ले जाते हैं। घटना चक्र की रेलिवेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी बनी हुई है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए ध्यान से इसको देखते हैं। फिर है सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन आरंभ हुआ था। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है।
हमने आपसे कहा कि अब वर्तमान में अगर भारत में सबसे पुराने कृषि स्थल की बात किया जाए तो वो है लहुरा देव, और जो कि यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 9000 बीसी से 7000 बीसी तक यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल की खेती होती थी। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो है लहुरा देव, यहाँ कृषि के यूपी में है ये। इसके बाद आपका मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और वापस से कोल्डी हवा जो कि मिर्जापुर के क्षेत्र में है। ये 3 सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य हैं, कृषि के स्थल हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कोल्डी हवा, ठीक है, ये कृषि के 3 सबसे पुराने साक्ष्य हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र के लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। जो चीन का यांगजी नदी घाटी क्षेत्र है, इसमें लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया था। मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ पाया गया था? तो मक्का का प्रथम साक्ष्य जो है आपके मैक्सिको में पाया गया था। तो हमने आपसे ये भी कहा था जो मक्का सर्वप्रथम आपका अमेरिका में उगाया गया, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप में। दाल सबसे पहले अफ्रीका में उगाया गया, चावल दक्षिण एशिया भारत में उगाया गया, और मध्य एशिया ईरान के एरिया में गेहूं और जौ जो है ये सबसे पहले उगाए गए थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बस ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको बहुत ध्यान से याद रखने की जरूरत है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, यानी मेहरगढ़ पुराने से नए तक पूरा का पूरा बदला है। नेक्स्ट, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ उनके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, तभी तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल है। तो ये बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में आता है, यहाँ पे ऐसा किया जाता था। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, यानी बुर्ज होम में ही लोग गड्ढों में घर बना करके रहते थे, अंडरग्राउंड घर बना करके रखते थे। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसकी? जम्मू कश्मीर के में स्थित बुर्ज होम की। इसकी खोज किसने की थी? तो डी टेरा और पीटरसन ने की थी। फिर है गुफकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। जो गुफकराल है वो गुफकराल जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुफा। इसमें काफ़ी सारा कुम्हार वाले जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बनाए जाते थे। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिराद बिहार के सरन जिले में स्थित है। ठीक है, इसे छपरा भी कह सकते हैं। तो छपरा जो है वो भी सरन जिले में आता है। तो चिराद बिहार के सरन जिले में छपरा के पास स्थित है। यहाँ से 9 पाषाणिक स्थल अवशेष प्राप्त हुए, 9 पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, यानी चिराद जो है वो एक 9 पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। हिरण के सींगों से वहाँ काफ़ी सारे औजार बनाए जाते थे। फिर नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में, यानी जो इस काल के नवपाषाण युग के जो दक्षिण भारत के साइट्स हैं उसमें मृतक को दफनाने के रूप में यहाँ जो बृहद पाषाण स्मारक हैं उनका प्रयोग किया जाता था। यानी बृहद पाषाण स्मारक क्या होते हैं? तो ये नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाए जाने के स्थल होते थे। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। यहाँ राख के टीले मिले हैं, बड़े बड़े अंबार मिले हैं, तो इसीलिए संगनकल्लू को राख का टीला भी कहा जाता है।
पिकली हल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। तो संगनकल्लू ही नहीं, पिकली हल, उतनूर और इत्यादि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। तो ये राख के टीले हैं जो ये नवपाषाण युग के पशुपालक थे, उनके जो एक मौसम विशेष में वो लोग रहते थे, फिर छोड़ के किसी और स्थान पर चले जाते थे। तो ये उनका मौसमी शिविर के जले हुए कुछ बचे हुए भाग हैं, कुछ अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग की खोज जो है ये नवपाषाण काल में की गई व्यापक स्तर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कौन से धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ? तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। जो ये चरण था, इस चरण में पत्थर का भी उपयोग हुआ और तांबे का भी, दोनों का दोनों एक साथ प्रयोग होता रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक स्थल भी कहते हैं, या इसे कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक कल्चर क्या था? जिसमें तांबा के साथ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। ताम्रपाषाण काल भी इसे कहते हैं। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे की संयुक्त प्रयोग की अवस्था। अभी अभी हमने कहा भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। जो ताम्रपाषाण युग की बस्तियां हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में है और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। तो ये भारत में ताम्रपाषाण युग की प्रमुख बस्तियां होती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है, और वो जो प्रमुख स्थलों की खुदाई है वो है आहर, बालाथल, वागोर, ओजियाना और गेलुंद। ये सब ऐसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के स्थल हैं जहाँ पुरास्थलों द्वारा जहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई करवाई है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। चूँकि बनास नदी घाटी में स्थित है इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास संस्कृति जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, क्योंकि ये बनास घाटी में स्थित है। आहर का प्राचीन नाम ताम्बवंती अर्थात तांबा वाली जगह होता है। जहाँ तांबा मिलते हैं वो ताम्बवंत है, ताम्बवंती, और इसी से आहर इसका जो है नाम आता है। गेलुंद जो स्थल है, आपने देखा आहर, बालाथल, बागोर, उजियाना और गेलुंद ये सब राजस्थान में है। तो गेलुंद, बालाथल, उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहर के पास गेलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई है। कह रहा है आहर के पास गेलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है और कहीं कहीं तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। गेलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। जो गेलुंद है इसमें तांबे के टुकड़े मिले हैं। फिर आहर संस्कृति जो है, जो 2100 से 1500 ईस्वी तक था, आहर एक इसका स्थल है, इसलिए उसे आहर संस्कृति भी कहा जा रहा है। तो आहर संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक अन्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों पर लाल व काले रंग के मृतभांड है और वहीं इस पर स्लेब के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। तो यहाँ के जो बर्तन हैं, कहाँ, आहर संस्कृति के, वो लाल और काले रंग के बने हैं और उनके ऊपर सफ़ेद रंग की फूल डिजाइन जो है वो बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जो आहर संस्कृति है, आहर संस्कृति में बर्तन तो लाल व काले रंग के हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन उन पर सफ़ेद रंग की एक ज्यामितीय संरचना बनाई गई है, सफ़ेद रंग की वहाँ पे डिजाइन देखने को मिलती है। फिर है पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली प्रमुख है। नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? खरगोन जिला में स्थित है। इसका उत्खनन HD साकलिया ने कराया था। ये भी आपसे पूछा हुआ प्रश्न है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था। तो नौदा टोली का उत्खनन HD साकलिया ने कराया था।
यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख बनाई गई है। ज्यामितीय आरेख इसमें उत्कीर्णित किए गए हैं। ठीक है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, मतलब जस्ट उसके बाद छोटी संस्कृति जो उसके बाद डेवलप हुई तो वो कनिष्ठ संस्कृति हो जाती है कायथा संस्कृति। इसके मृदभांडों पर कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, यानी दिखाई देता है कि प्राक हड़प्पीय। प्राक हड़प्पीय का अर्थ है कि हड़प्पा के बाद। ठीक है। प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राक और हड़प्पाई लक्षण का मतलब है जो हड़प्पा के पूर्व समय वाला, हड़प्पा के जस्ट शुरुआती दौर वाला, ऐसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट जो है नजर आता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी बनी हुई है, अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। जो मालवा संस्कृति है ये अपनी जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको विशेष उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। वहाँ के बर्तन बहुत विशिष्ट होते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में जो पश्चिमी महाराष्ट्र है उस पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां जो है वो किलाबंद है। ये सारे नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे इनाम गांव, जैसे अहमदनगर, ये सब नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी महाराष्ट्र के जो प्रमुख पुरास्थल है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है वो अहमदनगर जिले में स्थित जोड़बे, नेवासा और दायमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये सभी पूरा स्थल जोड़बे संस्कृति के हैं। तो जोड़बे संस्कृति के अंतर्गत ये सभी स्थलों का नाम हम लोग ले सकते हैं। जोड़बे संस्कृति में आपको ये सारे के सारे नाम देखने को मिलते हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोड़बे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दायमाबाद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जोड़बे संस्कृति का नगर कौन है? तो दायमाबाद है। दायमाबाद इनमें सबसे बड़ा है। नेवासा से जोड़बे संस्कृति स्थल है नेवासा। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़बे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है। टोटीदार, उसमें टोटी लगी रहती थी, तो टोटीदार पात्र जो है ये जोड़बे संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान के रूप में नजर आती है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोड़बे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो महाराष्ट्र में जो जोड़बे संस्कृति के कुछ स्थल हैं जिनमें नाम है नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, यहाँ जो है मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया जाता था। ये भी प्रश्न आपसे बना हुआ है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। जो आरंभिक शुरुआती वाली जो ताम्रपाषाणिक अवस्था के इनाम गांव है, इस पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक है। गोलाकार गड्ढों वाले इसमें मकान बनाए गए हैं। पश्चात अवस्था जो हड़प्पा की पश्चात अवस्था है 1300 से 1000 ईसा पूर्व तक में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। कितने कमरे हैं? 5 कमरे वाले एक मकान मिला है, जिसमें 4 आयताकार और 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार है, तो चारों तरफ होंगे। तो 5 कमरे वाले जो है एक मकान मिले हैं, जिसमें 4 कमरे जो है आयताकार हैं और एक गोला वृत्ताकार अवस्था में देखने को मिलता है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें जो हैं वो खोदने पर मिले हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। शिल्पी जो कुछ बनाने के काम करते थे, तो शिल्पी या पंसारी लोग जो है यहाँ पश्चिमी छोर पर रहते थे। किसके? तो इनाम गांव में। जबकि सरदार जो है यह प्रायः केंद्र में रहते थे, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ के
यहाँ से अन्नागार भी मिला है, यहाँ से अन्न के भी प्रमाण मिले हैं। पूर्वी भारत में तटवर्ती चिराद के अलावा, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिराद के अलावा पश्चिमी बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के पांडु राजा ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। जो पूर्वी भारत है इसमें चिराद के अलावा जो है पूर्वी वर्धमान जिले के पांडु राजभट ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले जो है में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो है ये है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुबार, सोनपुर और ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। ये सब कुछ और प्रमुख पुरास्थल के रूप में नजर आते हैं। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरिया और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। तो बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो लोग थे वो टोटी वाले जलपात्र, जो इस तरीके से निकला रहता है, टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे जो हैं वो बनाते थे। ठीक है। फिर है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र है और इनके जो ताम्रपाषाण युग के जो लोग होते हैं ये लोग मवेशी पालन और कृषि का कार्य जो है वो करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे। हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती किया करते थे। तो ये लोग बाजरे की खेती भी करते थे आराम से। फिर ताम्रपाषाण के युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे। ये बहुत बेहतर तरीके से ये लोग शिल्पकारी वगैरह का काम करते थे। ये पत्थर का भी अच्छा काम करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्टज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे कपास, सन और सेमल के रुई के जो सेमल होता है ये भी एक रुई का कैटेगरी होता है, इससे भी बने धागे जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। इनाम गांव में कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ठीक है। इनाम गांव में मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में एक माता जी की बनी हुई मातृ देवी की बनी प्रतिमा मिली है जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। पश्चिम एशिया में जो ऐसी प्रतिमा मिली जाती है उन्हीं के प्रतिरूप में पश्चिम एशिया में जो है एक इनाम गांव में एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बने मिट्टी की वृषभ मृत्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि सांड जो है वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। क्या कि कैसे? तो जो मालवा और राजस्थान है इसमें रूढ़ शैली की जो पुरानी शैली है उससे मिली मिट्टी की जो सांड की प्रतिमा है यह बताती है कि जो सांड है इसका कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। ठीक है। देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा की जो बस्ती है उसमें बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र, यानी कुछ जो लोग थे वो बहुत अमीर लोग थे और कुछ लोग जो थे वो बहुत गरीब लोग थे। ठीक है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। जो महाराष्ट्र थे वहाँ लोग को उत्तर दक्षिण दिशा में, सर उत्तर और जो पैर है वो दक्षिण दिशा में, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रख के इनको दफनाया जाता था। इनको जमीन के नीचे जो शव था उनको लेटाया जाता था। ठीक है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था। पश्चिमी भारत में पूरी की पूरी दफना दिया जाता था, एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी निधि जो है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पतले प्लेट जो है वो वहाँ पे मतलब कि मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक जगह से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट है कायथा। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। कायथा संस्कृति में एक कायथा जगह है, वहाँ पे तांबे के 28 कंगन मिले हैं और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ जो है वो देखने को मिलती है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे अर्ध कीमती पत्थर होते हैं, उनके जो गोलियों के हार जो होते हैं वो पात्रों में जो पात्र होती है उस पात्र में जमा करके रखे गए हैं। एक गणेश्वर स्थल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। गणेश्वर जो है ये खेतरी जो सीकर झुंझुनू है, तांबा का जो साइट है वहाँ जो है मिले हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत वैसे भी जो वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत कृषि के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। जो 1871 है इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसको सरकार का एक डिपार्टमेंट के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित करके जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। यानी 1901 में जब कर्जन का कालखंड था, तो कर्जन के कालखंड में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके रूप में केंद्रित करके जॉन मार्शल को इसका एक नया महानिदेशक जो है बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने इसका कार्यभार ग्रहण किया था। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा थ्योरी है, जो ये आपका पूरा इस तरीके से थ्योरी है जो आप देख सकते हैं पाषाण काल का है। ठीक है, अब पाषाण काल के इस थ्योरी के बाद आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखने होते हैं। उस प्रश्न को जैसे ही आप करते हैं आपका ये पाषाण काल का घटना चक्र, ये फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये कई बार, एक बार नहीं, 1, 2 बार, 3 बार जो है आपको देखना है। इसका नोट्स भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का बना लीजिएगा, और आप चाहें तो इसको कई बार रिपीट करके भी थोड़ा सा 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। भूगर्भ वैज्ञानिक तो ये बिल्कुल थे ही, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं उन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। ये यूपी लोअर 2015 में पूछा गया था, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। पुरातत्वविद भी ये तो बिल्कुल थे, क्योंकि जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, पूरा वनस्पति शास्त्री नहीं होगा, बाकी ये एक इतिहासकार के अंतर्गत पुरातत्वविद आता है। तो यहाँ चूंकि पुरातत्वविद मिला ही हुआ है इसलिए ये इतिहासकार जो है यहाँ पे इंक्लूडेड हैं ही। देखिए जरा इसका व्याख्या देखिए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, बिल्कुल सही बात है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, अतः इसलिए ए और बी दोनों सही है। तो बिल्कुल सही बात है पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन, जो 3 युग का विभाजन था वो किसने किया था? तो इसका उत्तर है थॉमसन। देखिए ऑप्शन नंबर ए। कैसे? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो डेनमार्क में है। तो डेनमार्क के जो कोपेनहेगन संग्रहालय है इसमें 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर, जो वहाँ सामग्री प्राप्त हुए हैं इसके आधार पर पाषाण, कांस्य
और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन है ये क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, जिसे शॉर्ट में थॉमसन ने दिया था, तो थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी दिया था, डिटेल भी दिया था, जो क्या क्या वस्तुएं जो है यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। कहा जा रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। जो उत्खनित प्रमाण हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं खुदाई में, पूछा जा रहा है उस प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। 4 ऑप्शन है। तो पशुपालन का आरंभ जो है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट उत्तर है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल के शुरुआत में नहीं, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो नर्मदापुरम एमपी में है और बागोड़ जो भीलवाड़ा राजस्थान में है वहां से मिले हैं। ये दोनों नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, नाम को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं, पशुपालन के प्रमाण पूछा गया है तो लंघनाज है, वीर भानपुर है, आदमगढ़ है, चौपानी मांडू है। तो आदमगढ़ से यहाँ पे ये स्थल मिले हैं। ठीक है, जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न में इसकी व्याख्या भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है किस स्थल से, जो कौन सा साइट है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो महदहा और सराय नहराय दोनों जो ऐसी जगह हैं जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, यहाँ हड्डी के औजार भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं। तो सी और डी दोनों इसका करेक्ट उत्तर है। मध्य पाषाण कालीन महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, इसमें बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। जो बूचरखाना क्षेत्र था वहां से बड़े पैमाने पर हड्डी और आभूषण मिले हैं, हड्डी के आभूषण और औजार मिले हैं। सराय नहराय से भी थोड़ी बहुत मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है मिले हैं। तो महदहा और सराय नहराय दोनों यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से भाई, तो सराय नहराय ऑप्शन सही है, महदहा सही है। तो 6 भी यहाँ पे सराय नहराय और महदहा दोनों यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व कहने का मतलब है वे इधर से इधर की तरफ, यानी भारत ये है तो इधर इस पश्चिम की तरफ से आपको पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले महदहा जो है, महदहा ये आपके प्रतापगढ़ में यूपी में है। ठीक है, लेखैया जो है ये आपके मिर्जापुर के एरिया में है, यानी ये प्रयागराज में है। और महदहा जो है ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, प्रयागराज में है, ये प्रतापगढ़ में है। वीर भानपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में आता है, वीर भानपुर वेस्ट बंगाल में आता है। और पैसरा जो है ये बिहार में आता है, बिहार में आता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपका महदहा आ गया, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है तो महदहा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो 7 का सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे महदहा जो है ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखैया जो है ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा जो बिहार में है और वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में है। ये आपको याद होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं भाई, तो वो है दमदमा, दमदमा से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहराय, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है। ये तीनों के तीनों प्रतापगढ़ में ही थे। कौन कौन, तो सराय नहराय, महदहा और दमदमा। ठीक है, दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। जो अकेले दमदमा है वहां से 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं।
इन समाधानों में से 5 समाधान जोड़ा समाधान है, युग्म समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं और शेष में एक एक कंकाल है। तो इसमें जो दमदमा है ये इसका उत्तर है, क्योंकि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल आपसे पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या है? दमदमा। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, ये नवपाषाण की विशेषता थी। तो नौ की एज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा जा रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हमने कहा नर्मदा घाटी, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है नर्मदा में हथनौरा नामक जगह है जो सीहोर मध्य प्रदेश में है। यहाँ से अरुण सोनकिया को वर्ष 1982 में जो है ये मानव का साक्ष्य मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है नर्मदा घाटी और हथनौरा जो सीहोर नामक मध्य प्रदेश में जगह है यहाँ से मिला था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी, हथनौरा नामक जगह और सीहोर मध्य प्रदेश। तो 11 का भी उत्तर आपको मिल चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव सबसे पहले जौ का प्रयोग करता है, गेहूं से भी पहले जौ का प्रयोग होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जो आधुनिक मानव समाज है ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के खाद्य अनाजों का उपयोग करता है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जय। अनाज के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। जंगली घास के रूप में अनाज के पौधे होते थे, जिन्हें बीज के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। प्राकृतिक रूप से तो वो उगते थे घास के रूप में, लेकिन उसको बीज के रूप में जो अपने मन मुताबिक इसको अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है ये 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य उगाया गया। पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, तो ये आपका जौ सबसे पहले, फिर गेहूं जो है आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। हमने आपको कहा था सबसे पहले आपको देखना है लहुरा देव, लहुरा देव के बाद आपको देखना है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ के बाद कोल्डी हवा जो है आपको बस ये याद रखना है, कोल्डी हवा। तो यहाँ पे चूंकि लहुरा देव ऑप्शन है तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, नवीनतम खोज जो लेटेस्ट खोज है इसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित था, जहां से 6500 ईसा पूर्व के पास चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे। तो अब नवीनतम खोज में 1 नंबर पर हो गया है कौन? लहुरा देव, 2 नंबर पे मेहरगढ़ और 3 नंबर पे कोल्डी हवा। लहुरा देव जो है वो संत कबीर नगर यूपी में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, और कोल्डी हवा प्रतापगढ़ यूपी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पहले आपको लहुरा देव खोजना है, नहीं है तो मेहरगढ़, डी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वापस से पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो वापस से मेहरगढ़ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पूछा जा रहा है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? देखिए कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण, तो यही तो पूछा जा रहा है कृषि कब से हुआ है, तो मेहरगढ़ ऑप्शन है, तो बी आपको यहाँ लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा जा रहा है भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए पशुपालन भी है, कृषि भी है, तो इसमें मेहरगढ़ वापस से ऑप्शन में हम लोग को मिल चुका है, तो लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। अच्छी बात है।
इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि संत कबीर नगर यूपी से ही मिला है, तो बिल्कुल सही बात है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही होता है। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डी हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है, जो हमने अभी अभी कहा। कथन एक सही हो गया। फिर उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान के साक्ष्य महगहा और धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं, तो ये भी आपके सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वही पूछा जा रहा है। अस्थायी जीवन कब आएगी, जब कृषि होगी। तो यहाँ पे लहुरा देव नहीं है, तो मेहरगढ़ वापस से आपको मिल जाता है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, जिसे 7000 ईसा पूर्व भी कहते हैं। किलीकुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 और 3500 है, इसलिए यहाँ पे मेहरगढ़ जो है सही उत्तर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आइए पूछा जा रहा है किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन पूछा जा रहा है, तो बागोर और आदमगढ़। मैंने दो कहा था, तो बागोर ऑप्शन में है। तो बागोर कहाँ है, तो देखिए जरा सा, बागोर जो है पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ से मिलता है और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलता है। तो बागोर कहाँ है, तो राजस्थान के ये भीलवाड़ा नामक स्थान पर है, भीलवाड़ा जिले में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है किसको कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है या चालकोलिथिक काल कहा जाता है। तो आपको पता है तांबा और पाषाण दोनों को ताम्र पाषाण, ऑप्शन नंबर सी जो है 21 का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी पूछा जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है आहड़ सभ्यता के बारे में, ठीक है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है, ये तांबा का काल ही है, इसलिए तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत बात है, क्योंकि ये लोग चावल भी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये आपको बताया गया था, जिसमें इन पर जो आहड़ सभ्यता के लोग थे, इनके बर्तन जो है वो काले लाल है और इन पर सफेद रंग के ज्यामितीय संरचना जो है, डिजाइन जो है बनाई गई थी। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 जो है आपका यहाँ पे मिल जाता है। 22 का ए जो है यहाँ पे सही हो जाता है। 22 का ए जो है यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ व्याख्या भी है, देख लीजिए जरा सा। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है, बिल्कुल। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे, वे गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवंती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यह तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे, बिल्कुल सही बात है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उभेरी गई है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कह रहा है पुराना पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका इतना पुराना कौन हो सकता है, आमड़ी होगा नहीं, कोट दीजिए, इतना पुराना नहीं है, कालीबंगा नहीं, मेहरगढ़ जो है ये सबसे पुराना है, जिसमें पाषाण से लेकर अब तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो 23 का बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो बी जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था भाई, तो आपको पता है HD साकलिया ने इसका उत्खनन किया था, एकदम रट्टा मार डालिए। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, SD साकलिया ने। आइए व्याख्या देखते हैं।
नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD साकलिया ने करवाए थे। कहाँ के थे ये? दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान। बृहत पाषाण, जो बड़े बड़े पाषाण स्मारक हैं, उनकी पहचान किसके रूप में की गई है? तो ये दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए इसका व्याख्या भी देख लीजिए। 9 पाषाण युगीन दक्षिण भारत में, कहाँ? दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इनके विभिन्न प्रकार थे, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, केर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर, ये सारे के सारे जो है नवपाषाण युग की विशेषताएं थी, नवपाषाण काल की विशेषता के रूप में नजर आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टीला। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू, आपको ये बिल्कुल राख का टीला जाना जाता है। ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में, बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू जो है, ये नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसे राख का टीला भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 भीमबेटका, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उतना ही आसान है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यहाँ की जो गुफाएं हैं, उस गुफा की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र बने हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 से ज़्यादा जो है चित्र पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है? भीमबेटका। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हमने कहा ये अब्दुल्लागंज रायसेन पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी आपको मिल जाता है। पूछा जा रहा है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? अब भीमबेटका ऑप्शन में है तो आपको अन्य विचार करना ही नहीं है शैल चित्र के लिए, तो भीमबेटका जो है 31 का बी जो है ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो VS वनारकर महोदय हैं, जिनका पूरा नाम है विष्णुधर वनारकर, तो विष्णुधर वनारकर महोदय ने जो है ये भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रकला को खोजा था। और ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, डेट है 1957 का। तो 1957 में इन्होंने खोजा था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व की धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका को किसने खोजा था? अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये विष्णुधर वनारकर, सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा सा। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामांकन कहाँ हुआ था? तो OCP जो गैरिक मृदभांड पात्र है, इसका हस्तिनापुर में नामांकन हुआ था। आइए देखते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड पात्र कहा जाता है। जो गंगा यमुना दोआब की जो मृदभांड होते हैं, उन्हें गैरिक मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, इस मृदभांड परंपरा के पात्र जो बर्तन है, सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकट में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। इस बात को ऐसे समझिए कि जो हस्तिनापुर है, ये लोहे की काल के रूप में आ जाता है, जबकि जो ये आपका
सिंधु घाटी है ये तांबे के लिए जाना जाता है। तो इसमें काले लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, और इसमें जो गंगा घाटी के जो बर्तन हैं इसमें ओशिपी मिलता है, तो इसको कहते हैं गैरिक मृदभांड पात्र। ठीक है, तो ये आपके मिलते हैं आपके हस्तिनापुर में, और चूंकि हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल की है, ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ताम्रपाषाण काल यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। हमने कहा जो दक्षिण भारत के लोग थे ये उत्तर से दक्षिण रखते थे, और भारत में जो इधर वाले लोग हैं वो पूर्व से पश्चिम। तो ये चूंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछा गया है तो उत्तर से दक्षिण इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं व्याख्या इसका। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी जोड़वे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र जो है इसमें मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, तो ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो बुर्जहुम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पूछा जा रहा है मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल, तो बुर्जहुम सही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के स्थित बुर्जहुम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। पूछा जा रहा है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये भी बुर्जहुम की ही विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बुर्जहुम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। पूछा जा रहा है विचार कीजिए युग्मों पर। ऐतिहासिक स्थान दिया है, ख्याति का कारण दिया है। बुर्जहुम, शैलकृत देव मंदिर, क्या ये सही सुमेलित है। तो नहीं, बुर्जहुम जो है ये गर्त आवास, पशुओं को साथ में दफनाए जाने के लिए इत्यादि के लिए जाना जाता है, तो बुर्जहुम तो बिल्कुल सही नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला के लिए है, बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल का जो चंद्रकेतुगढ़ है ये टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। जो गणेश्वर है ये राजस्थान में ये ताम्र कलाकृति के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल 2 और 3 जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। आइए देखते हैं व्याख्या इसका। बुर्जहुम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। बिल्कुल सही बात है, आप जानते हैं इस चीज को। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है, विद्याधरी नदी के निकट। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। उस समय की जो ये शिल्प थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत अद्भुत थी। नेक्स्ट, गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। जो गणेश्वर है ये राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वानाग्र, जो तांबे की वाण के जो तीर होती है, तीर के आगे जो लगी रहती है लोहा की, वो यहाँ तांबे की लगी हुई है। तो ताम्र की वानाग्र, मछली पकड़ने का कांटा ये भी तांबे का बना है, और विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर तांबे के काफी काम किए जा रहे थे, इसलिए डी उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो जो विंध्य क्षेत्र का लेखहिया है, तो देखिए यहाँ पूछ दिया गया है विंध्य क्षेत्र, इसीलिए हम दमदमा सराय नाहरराय की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सर्वाधिक मानव कंकाल, विंध्य क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो ये है लेखहिया, इसका सही उत्तर है। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और कुछ क्षत विक्षत अवस्था में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखहिया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। कितनी मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। तो 27 मानव कंकालों की अस्थियां जो है यहाँ देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। एक अभिकथन है, दूसरा कारण कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन को बस अभिकथन पढ़िए और क्योंकि लगा करके पढ़ लीजिए, फिर अगर मैच कर रहा है तो आपका उत्तर सही है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल के
काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। जो विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्य क्षेत्र जो है, यहाँ विंध्य पर्वत है, तो विंध्य क्षेत्र के लोग इधर के तरफ गंगा घाटी की तरफ प्रवचन किए। कब? तो कह रहा है नूतन भूतल काल में। बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि कारण नहीं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल सही बात है। पहले लोग नर्मदा नदी के क्षेत्र में रहते थे, वापस से जलवायु परिवर्तन के कारण उधर की नदी सूख गई, तो ये लोग इधर आ गए। तो यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हाँ देखिए, यहाँ पे व्याख्या कहा है। व्याख्या क्या कह रहा है? जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के दौरान यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है, ये भी मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति है, पर्यटन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये जो है इसका सही उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन के रूप में जाना जाता है, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला बड़ा संग्रहालय। ठीक है, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाता है, ये कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नाम है। कहाँ है पूछा जा रहा है, तो ये भी आपके भोपाल में है, जो यहाँ पे बताया जा चुका है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 45 क्वेश्चन मिल गए हैं और पूरी की पूरी थ्योरी मिल गई है। मैंने कहा घटना चक्र का पुनरावलोकन है, एग्जाम के लिए पूरी रेलिवेंसी बनी हुई है, पीसीएस आरओ एआरओ दोनों के लिए और अन्य भी परीक्षाओं के लिए इसकी पूरी तरीके से रेलिवेंसी बनी हुई है। बहकावे में ना आए, मेहनत की काम है। इस क्लास को फिर से ज़रूरत पड़े तो रिपीट कीजिए, ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको इसको कवर अप करना है। सारी की सारी घटना चक्र को लेकर के पूरी यहाँ पे मैं चीज़ें देने का प्रयास करूँगा। और अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो यहीं पे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी मटेरियल दी जा रही है, पर्याप्त मटेरियल है आपके एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए, तो दीजिए और पूरी तरीके से करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।